और वापस लौटते हैं। यूपी में 80 सीटों के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने सहारनपुर से विपक्षी दलों पर प्रहार किया था। माया अखिलेश को जमकर कोसा था। अब देवबंद से महागठबंधन की मंच से मायावती, अखिलेश और चौधरी अजीत सिंह ने प्रहार किया है। माया ने मुस्लिम कार्ड खेलकर मोदी और कांग्रेस पर करारा वार किया था। अखिलेश ने चौकीदार की चौकी छीनने की बात कही है। वहीं अजीत सिंह ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की बात कही है। भारी भीड़ को देखकर महागठबंधन के नेता काफी गदगद हैं। भीड़ वोट में बदलेगी या नहीं, बूथ पर पता लगेगा, लेकिन महागठबंधन ने यह जता दिया है कि अब की बार मुश्किल है ये मंजिल मिलना। एक तरफ गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं चुनावी तापमान भी चरम पर है। पहले चरण के मतदान के प्रचार के लिए अब 2 दिन बचे हैं। सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में गठबंधन और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। बीजेपी काफी पहले ही चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन माया, अखिलेश और अजीत सिंह ने एक साथ रैली कर मोदी पर जोरदार हमला बोला। सहारनपुर के देवबंद में सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन महारैली में मायावती, अखिलेश और आरएलडी के निशाने पर सिर्फ मोदी थे। तीनों के दुश्मन एक थे। मकसद मोदी को यूपी से भगाना था। ये वही पार्टियां हैं जो मोदी की सुनामी में 2014 में पूरी तरह से बह गए थे। मोदी के डर से दुश्मनी छोड़ दोस्ती का दामन थामे हुए हैं। माया ने देवबंद में जुटी भीड़ देखकर कहा, इस भीड़ को देखकर मोदी पागल हो जाएंगे। माया ने कहा, अब बीजेपी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मायावती ने कहा कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ न हुई तो गठबंधन का जीतना तय है। मायावती ने देवबंद मुस्लिम बाहुल्य इलाके से मोदी को ललकारते हुए अपने समर्थकों को कहा कि किसी भी हाल में मोदी को नहीं जिताना। माया ने मुस्लिम मतदाता से कहा कि आपका वोट बंटना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने वोट बांटने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, इसलिए आपको एकजुट होकर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। मायावती के बाद अखिलेश ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मैं चौकीदार कैंपेन पर वार करते हुए अखिलेश ने कहा कि गरीब किसान मिलकर एक एक चौकीदार की चौकी छीनने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से ज्यादा बीजेपी ने समाज को बांट दिया है। बीएसपी और एसपी ने जितना देश को जोड़ा है उतना बीजेपी ने नहीं किया। कांग्रेस की नीतियां ही बीजेपी की नीतियां हैं। अखिलेश ने कहा कि आज भी देश की सीमा सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि शराब बोलने वाले सत्ता के नशे में हैं, जिसे वह मिलावट का गठबंधन बता रहे हैं, वह महापरिवर्तन का गठबंधन है, वो नया प्रधानमंत्री बनाने का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव इतिहास बनाने का चुनाव है। ये गठबंधन ये मिलावट का गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है और देश में एक नई सरकार देने का गठबंधन है। नई सरकार देने का गठबंधन और नया प्रधानमंत्री बनाने का ये गठबंधन है। ये सब कुछ मिटाना चाहते हैं। महागठबंधन के महामंच से राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि पीएम मोदी दिन में 3 सूट बदलते हैं, देश विदेश घूमते हैं और कहते हैं कि फकीर आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि संविधान ने ताकत दी है कि हर 5 साल में सरकार बदली जा सकती है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि मोदी 50 साल राज करेगा और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कहते हैं कि आखिरी चुनाव है। अजीत सिंह ने कहा कि इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। अगर मोदी जीत जाता है, अमित शाह कहते हैं, तो 50 साल मोदी राज करेगा। साक्षी महाराज कहते हैं भाजपा के एमपी कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होंगे। इनमें सहारनपुर, कैराना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीट है।
2014 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों को बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन कैराना उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तभी से माया अखिलेश ने यूपी में दोस्ती की है। अब गठबंधन को लगता है कि इस बार कम से कम यूपी में मोदी के विजय रथ को रोक लेंगे। अब देखना होगा कि मोदी फिर से मैदान मारते हैं या अखिलेश, माया और अजीत सिंह रास्ता रोक पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर देवबंद को क्यों चुना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने? आखिर क्या वजह रही? क्या जातिगत समीकरण यहाँ बैठे हैं या कोई खास विकास का मुद्दा रहा? और क्या क्या कहा? इन कहावत पर, इन कहनों पर क्या पार्टी से स्वर निकल रहे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं? तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय वर्मा जी, जो कि नेता हैं कांग्रेस के, धर्मवीर चौधरी जी, जो कि नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, प्रेम कुमार जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप भटनागर, जो कि नेता हैं बीजेपी के, और फखरुल हसन चांद, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले मैं प्रदीप भटनागर जी के पास जाना चाहूंगी, जो कि नेता हैं बीजेपी के। प्रदीप जी, भीड़ बहुत आई थी और मायावती जी ने कहा कि इस भीड़ को देखकर मोदी पगला जाएंगे। क्या वाकई बीजेपी डर गई भीड़ को देखकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मर्जी कह सकती है। बहन जी ने तो बहुत कुछ अब शब्द बोले हैं और दुनिया जहान ने सुने भी है। भीड़ अगर बुलाई है, इन्होंने किस तरह भीड़ बुलाई वो दुनिया जहान जानती है। भीड़ बुलाने से कुछ नहीं होता। जब वोटिंग होगी तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, तो आपकी रैलियों में तो बहुत भीड़ आती है, तो वो भी किसी तरह से बुलाई जाती है क्या? नहीं, हमारे अगर जो भीड़ आती है, आपको ही पता है कि किस माध्यम से आती है और कैसे आती है, और मोदी 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 करती है। कहा नहीं जाता कि बोले या ना बोले। हमारे जो अगर जो भीड़ आ रही है लाखों की संख्या में, वो भी पार्टी कार्यकर्ता है और लोग सुनना पसंद करते हैं माननीय मोदी जी को, तभी आ रहे हैं। हाँ, 2000 आदमी थे गाजियाबाद की रैली में। प्रधानमंत्री की हमने देखा था, मेरे घर के सामने ही रैली हुई थी। अकेले क्यों नहीं कर रैली आपने? 3 जनों क्यों ले लिया साथ आपने? ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई आपको? नहीं, धर्मवीर जी, मेरा प्रश्न आपसे, अगला प्रश्न आपसे था, आपने बीच में उन्हें टोक दिया। माया जी ने कहा है, मायावती जी ने कहा है कि आप मुस्लिम वोटों को बंटने मत देना, ठीक है, और अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो सरकार बनना तय है समाजवादी पार्टी और बीएसपी की। मतलब कि अगर आप जीत जाते हैं तो ठीक ही ठीक है, और अगर हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है ही। मतलब भूमिका तो आप लोगों ने बना दी। देखिए वंदना जी, जो आज आपने बैनर देखा होगा और माननीय बहन जी ने, माननीय अखिलेश यादव और माननीय अजीत सिंह साहब ने जो बात लोगों को समझाई है, इस महापरिवर्तन की लड़ाई सामाजिक क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब और साहू जी महाराज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लोहिया जी, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, मान्यवर काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने जो अलख और लौ जलाई थी, आज उसका परिणाम आपके सामने है। ये दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, ओबीसी के लोग, बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल 340 और 41 में जिस ओबीसी समाज के आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था की थी, आज वो एक बिल्कुल ताकत के साथ में इस रैली में आपने देखा होगा। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो लाखों आदमी जो बगैर किसी संसाधन के इस रैली में पहुंचे हैं, गरीब जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके सर पे और जो जैकेट नहीं पहनते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, आज उन्होंने इस रैली के माध्यम से, सहारनपुर की रैली के माध्यम से बता दिया है कि बीजेपी वालों खबरदार हो जाओ, तुम्हारी जो है जमानतें जब्त होने वाली हैं। और हमारे एक ब्रज की एक कहावत है, ब्रज में कहा जाता है कि जब किसान अन्न लेकर के अपने घर जाता है तो थोड़ा सा सिला बीनने के लिए बाद में कुछ लोग जाते हैं। इन बीजेपी के लोगों को वो सिला भी मिलने वाला नहीं है, इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, इनकी दुकान बंद हो चुकी है। सर, मैंने ईवीएम पे क्वेश्चन पूछा था आपसे कि क्या भूमिका बनाई जा रही है अभी से, आप मुझे खैर कोई नहीं। अजय जी के पास जाना चाहूंगी। अजय जी, मायावती जी ने आज ये साफ साफ कहा है कि कांग्रेस पर भी आप विश्वास मत करना, क्योंकि कांग्रेस ने भी इमरान मसूद, एक मुस्लिम कैंडिडेट को इस सहारनपुर से उतारा है, जो कि कहीं ना कहीं बीएसपी और एसपी का वोट काटेगा। दूसरी बात, आपको साथ भी वो लेना पसंद नहीं कर रही हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस रैली को देखकर? 4,67,000 वोट मिली थी 2014 की उस मोदी लहर में इमरान मसूद साहब को सहारनपुर से। ठीक है। अब ये जो चुनाव आया है मैडम, ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। ये जुमलों का, ये झूठे वादों का, जो सर्व आज तक किए नहीं गए, उसका चुनाव नहीं था।
भीड़ और जनता 2019 के इस चुनाव में हिंदुस्तान के उन लोगों को जिन्होंने जब इनसे बात करते हैं मुद्दों की, जब इनसे बात करते हैं महंगाई की, जब बात करते हैं रोजगार की, जब बात करते हैं महिला की, जब बात करते हैं महिला सुरक्षा की, जब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, जब बात करते हैं सर्विस सर्व करने की, जब बात करते हैं बिजली की, जब बात करते हैं गड्ढों की, तो कहते हैं पुलवामा, बालाकोट, वंदे मातरम और गाय माता। अजय जी, आपको तो साथ भी नहीं ले रहे ना वो, आप भी तो उनके टारगेट पे हैं। मैं आपसे रैली के बारे में आज पूछ रही हूँ, जो देवबंद में रैली हुई उसमें क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप? हर पार्टी की अपनी अपनी मजबूत रणनीति है। हमने आपसे कहा कि हमारे गठबंधन पार्टी में 2 तरह के गठबंधन है। मोदी साहब बिल्कुल 44 दलों को लेकर अकेले लड़ रहे हैं, वो कोई गठबंधन नहीं है, वो प्योर बीजेपी है। इसका मतलब ये है कि जहां मोदी होता है वो सारी पार्टियों का विनाश हो जाता है, वो अकेले हो जाते हैं। और हम लोग अगर 2-3 ये लोग 2-3 मिला के, या हम लोग 10-20 लोग मिला के गठबंधन कर रहे हैं तो हम मिलावटी हो गए हैं। क्योंकि इस अरे देश सर, में मिल भी तो नहीं रहे ना आप लोग। दिक्कत तो ये है कि मिल भी नहीं रहे हो। गठबंधन 2 तरह के होते हैं, एक चुनाव से पहले होता है, एक चुनाव के बाद होता है। ठीक है, तो बाद में करेंगे आप, पहले रिजल्ट आने दीजिए। देखिए, हाँ। रिजल्ट तो दिख रहा है। हाँ। बौखलाट कांग्रेस पार्टी का जब से ये मैनिफेस्टो हम निभाएंगे आया है, गरीबों के लिए 72,000, महिलाओं के लिए आरक्षण 33%, किसानों के लिए अलग बजट, शिक्षा के लिए 6% और रोजगार के लिए 22 लाख। ठीक है। अब न्याय होगा, तानाशाही नहीं होगी। हिंदुस्तान में जो 5 साल से हिटलर, मुसोलिन, तानाशाह, सद्दाम हुसैन की स्टाइल में काम किया जा रहा था, तो 55 साल से क्या हो रहा वो था? गब्बर टैक्स। ठीक है। भारत था ही नहीं 55 साल में, तो ये कहते अरे हैं वर्मा जी, वो जो गब्बर टैक्स। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में खाट पकड़ी थी, वो क्या गब्बर कांग्रेस टैक्स। खाट से खड़ी हो चुकी है? नहीं, वो गब्बर खाट टैक्स से घाट पर गई है क्या? वो अपने पैरों पे चल के गई है खाट से घाट तक? देखो, वो या उसे 4 आदमी उठा के ले गए? डिबेट, वो वोट 4 आदमी के भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। डिबेट आप लोगों ने बारी बारी से इस देश को लूटने का काम किया है। करें, डिबेट मैडम चला रही है, आप एंकर नहीं है, आपकी जवाब नहीं देनी। मुख्यमंत्री के यहाँ पर कितने करोड़ों के घोटाले के पैसे पकड़े गए हैं, ये पूरा देश देख रहा है। ये कांग्रेस के लोगों को बहकाना बंद कर दें। वो इस देश की जनता समझ चुकी है आपकी चालबाजियों को। वो गब्बर आप 72,000 का लॉलीपॉप दे करके किसानों को और गरीबों को बहका नहीं सकते। वो गब्बर टैक्स जो लगाया था जनता कभी पर, बीजेपी के लोग, कभी कांग्रेस के लोग इस देश की जनता को ठगने और छलने का काम करेंगे। है कि कांग्रेस को भी वोट मत दे देना, कांग्रेस को भी वोट मत देना, क्योंकि ये भी एक छलावा होगा। और आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम गठबंधन भी कर लेंगे। हमारा कांग्रेस के लोगों से कोई गठबंधन नहीं है और इस देश की जनता को कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। मैडम, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, अभी आप थोड़ी देर पहले एक कह रही थी कि साहब कमलनाथ जी के यहाँ, मेरे पास भी ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे है कि छापा पड़ रहा है। केवल कांग्रेस समर्थित राज्य या अपोजिशन के जो नेता हैं उनके यहाँ ईडी कार्रवाई होती है, इनकम टैक्स की होती है और छापों की होती है। आपके पास इतनी जल्दी गिनती भी आ गई 16 करोड़ की। बड़ा हद है कि बड़ी समस्या बाहर है कि 16 करोड़ की गिनती भी आ गई। हमारी कार्रवाई चल रही है, गोवा में भी छापेमारी कार्रवाई चल रही है। अभी इनकम टैक्स को ये नहीं पता कि 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 7 करोड़ है। नोटबंदी हुई सिवाय थी इसके तो बीजेपी के गुजरात के स्टेट के 1,000 करोड़ रुपए पकड़े गए थे और अमित शाह के राफेल और राफेल 30,000 के अंदर 13,000 करोड़ जमा हुआ नोटबंदी के दौरान जमा करने का काम की। बीजेपी के लोग बताएं, गरीब आप बताएं, देवबंद में जहां आपने आज रैली करी है, क्या विकास करा आपने बताइए? देवबंद में जहां 2 साल में नोटबंदी का रुपया तो गिना नहीं गया था। 5 मिनट में 16 करोड़ की गिनती आ गई है। आपने भी कहा इससे बड़ा देश की सरकार की नीति बताइए ना। है। अजय जी, एक तरफ तो आप मोदी और अमित शाह को हिटलर वाला शासनकाल कह रहे हैं, आपको पता है आईटी डिपार्टमेंट के लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस अंदर तक नहीं घुसने दे रही है। कैसे घुसने देंगे जब क्यों बिना वजह नहीं देश घुसने? भावना के तहत दोनों पार्टियां लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। उनको उनका काम नहीं करने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से देश नहीं चलता, 30-40 सीटों से सरकार नहीं बनती। अरे भाई ईडी क्यों नहीं काम कर दे रहे, बताइए ना आप। ठीक है, क्यों नहीं जाने दे रहे ईडी सीटों से को? काम नहीं चलती। क्यों 35 लोगों में छापा पड़ गया? अभी बियर की फैक्ट्री क्यों बंद कर दी? अभी 3,000 लोगों को नौकरी
से क्यों निकाल दिया आपने? गवर्नमेंट बताइए ना, क्यों नहीं गरीबों का पैसा दिया? देश में कर सकती है, वंदना जी अपने विरोधियों पर थोड़ी उससे ज्यादा वार कर रही है, लेकिन जान चुकी है बीजेपी के लोगों को कि ये लोग जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कर रहे हैं। सुनिए, हमारा मुद्दा है देवबंद में जनसभा, ठीक है? आप लोग प्लीज थोड़ा शांत रहिए, मुझे प्रेम जी के पास जाना पड़ेगा। प्रेम जी, देवबंद दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर, या जाट, दलित और मुस्लिम तीनों चीजों को साधते हुए क्या इसीलिए इस जगह को चुना गया कि आप काफी हद तक पश्चिमी पूरे यूपी में जो तीनों का जातिगत वोट बैंक है उसको कवर कर लिया जाएगा? देखिए वंदना जी, देवबंद को चुने जाने की एक स्पष्ट वजह तो ये है कि एसपी और बीएसपी के बीच में जो 25 साल का गठबंधन हुआ था, उसके बाद पहली सभा उस समय भी देवबंद में ही हुई थी, ठीक है, जब कांशीराम और मुलायम सिंह जी एक हुए थे। तो ये तो सबसे बड़ा कारण है। लेकिन फिर भी जो आप जिस राजनीतिक कारण की बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक कारण खत्म नहीं है, वो मौजूद है और उसकी भी वो भी एक बड़ा कारण है। लेकिन इस रैली में जो भीड़ जुटी है, उस भीड़ के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि भीड़ 93 में भी जुटी थी, आज भी जुट रही है और भीड़ के मायने बहुत ज्यादा निकाले नहीं जाते, समय के साथ साथ भीड़ के मतलब भी बदले हैं। फिर भी भीड़ का जुटना बीएसपी एसपी गठबंधन के लिए एक अपने लिए खुश होने की बात है, एक अच्छी बात है, एक जोश पैदा होगा उनके अभियान में, ये इसका महत्व है। लेकिन उस मंच से दो बातें जो कही गई हैं, वो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो दोनों मायावती जी ने कही हैं। एक बात उन्होंने ये कही है कि जो गरीब हैं, गरीबों के लिए कांग्रेस ने क्या किया, इंदिरा गांधी का भी नाम उन्होंने लिया। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि मुसलमानों एकजुट होकर के वोट करो, वोट बटे नहीं। ये दोनों बातें मायावती जी का कहना एक संदेश देता है कि ये इससे एक स्वीकार्यता झलकती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से मैदान में खड़ी है और कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को बांटने की ताकत उसके पास है, जिसका डर उनको सता रहा है। जो कि पहले चुनाव में देखा भी गया था कि एक मुश्त खुद मायावती जी ने कहा कि वो दलित जो उनके कोर वोटर थे, उन्होंने भी जाके बीजेपी को वोट कर दिया था, जो कि बहुत बड़ा। जब 80 में 73 सीटें मिल रही हैं तो डेफिनेट बात है कि ज्यादातर 80 सीटें बीजेपी के पास है। तो वो तो 2014 का जो चुनाव है उसमें तो आप ये मान के चलिए कि दलित वोट बैंक बीएसपी से भी छिटका था, ओबीसी वोट बैंक समाजवादी पार्टी से भी छिटका था। लेकिन उसके बाद से अभी बहुत बदलाव हुए हैं, कैराना आया है, गोरखपुर आया है, फूलपुर आया है, उसके बाद ये गठबंधन है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मैं कह रहा था जो मायावती जी ने जो कांग्रेस को टारगेट किया है ना, उसके बहुत राजनीतिक मतलब हैं। मैं ये भी एक बात और कहना चाहता हूं, वो ये कि जैसे 93 के बाद में 96 आया था, विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उस समय बीएसपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, है ना। लेकिन प्री पोल अलायंस कांग्रेस के साथ था और पोस्ट पोल अलायंस बीजेपी के साथ हो गया, बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई गई। जो क्या जी अब संकेत दे भी रहे हैं कि बाद में पता नहीं क्या ये बात इस समय उल्लेख करना ये भी जरूरी है कि जो राष्ट्रीय राजनीति चल रही है उसमें प्री पोल अलायंस क्या होगा और पोस्ट पोल अलायंस क्या होगा, इस बारे में अभी आकलन करना बहुत आसान नहीं है। जी ठीक है। फखरुल हसन चांद जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। फखरुल साहब, अखिलेश यादव जी ने मंच से एक बात कही कि पहले हमारे सामने एक चाय वाला आया था, अब एक चौकीदार आ गया। आपको नहीं लग रहा कि इस तरह के जुमले जो आप दे रहे हैं वो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दे दे रहे हैं? पहले इसी बात पे ही एक पूरी तरह सत्ता परिवर्तन हो गया कि चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा। कुछ वक्तव्य कांग्रेस की तरफ से ऐसे आ गए थे जो जनता को सीधे हिट करे थे। आपको नहीं लग रहा कि इस तरह के वक्तव्य बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दे दे रहे हैं, जनता को बीजेपी की तरफ और खींचेंगे? देखिए वंदना जी, आपने एक बात निकाल ली उनके पूरे भाषण से और आपने उसी को सामने ले आए कि उन्होंने क्या कहा, चाय वाले पे कहा, चौकीदार पे कहा। सर जो निकालने वाली बात होगी वही तो निकालेंगे। देश में नहीं वंदना जी, बहुत सी बातें थी निकालने वाली, मैं उस पे भी जाता हूं। मैं आपको बताता हूं कि देश में आज एक तरफ मोदी जी की रैली थी, एक तरफ आंध्र प्रदेश में योगी जी की रैली थी और आज गठबंधन की रैली सहारनपुर में हो रही थी। उस पे भी सवाल है कि सहारनपुर से क्यों हुई, देवबंद से क्यों हुई। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदू समाज
पवित्र जो है उनके जो व्रत चल रहे हैं उस पे आज हमने जो पहला अपना चुनावी चरण था, जो चुनाव की शुरुआत थी, वो हमने आज से शुरू की है। जो नवरात्र के दिन है, नवरात्र से हमने अपनी जो चुनाव के प्रचार की शुरुआत थी वो हमने शुरू की है। हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हिंदू और मुसलमान को बांट के जो देश में राजनीति 2014 में शुरू की थी, उसका अंत हम भाईचारे से देना चाहते थे। इसलिए जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि गठबंधन के लोग कहां हैं, वो कहां बैठे हुए हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं, हम नवरात्र का इंतजार कर रहे थे। हमने नवरात्र का इंतजार किया, हमने आज से अपनी रैली का आगाज किया। मैं कहना चाहता हूं कि देश में आज जब आंध्र प्रदेश में योगी जी बोल रहे थे और बंगाल में मोदी जी बोल रहे थे और सहारनपुर में गठबंधन के नेता बोल रहे थे, आप उनके भाषणों को सुनिए। जो गठबंधन के नेता थे वो सवाल पूछ रहे थे, मोदी जी, योगी जी, आपने 2014 में आपने सत्ता बनाई, आप सत्ता में आकर आप किन मुद्दों पे आए थे? बेरोजगारी के मुद्दे पे आए थे, काले धन के मुद्दे पे आए थे, आप महंगाई के मुद्दे पे आए थे, आप किसानों के मुद्दे पे आए थे, आपने नौजवानों को क्या दिया, आपने किसानों को क्या दिया? हम ये सवाल पूछ रहे थे। चौधरी अजीत सिंह साहब किसानों के सवाल पूछ रहे थे, तो आदरणीय मायावती जी ने भी सवाल पूछे, उन्हीं ने दलितों की भी बात की, उन्हीं ने अल्पसंख्यकों की भी बात की। माननीय अखिलेश यादव जी जब आए तो उन्हीं ने सबकी बात की, उन्हीं ने पूछा कि आखिर आपने 2014 से अब तक क्या किया? आप क्या नारे देते रहेंगे कि चाय वाला आया था पहले, आप चौकीदार आया है? आज सवाल ये भी है बहुत बड़ा कि ये चौकीदार जो कह रहे हैं कि चौकीदार, तो देश के जितने चौकीदार हैं सब ईमानदार हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है, क्या चोर भी चौकीदार हैं? आज जो चोर चौकीदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि जो देश की जनता है वो ऐसे चोरों को चौकीदार नहीं बनने देगी और इनको चौकीदारी करने का मौका दोबारा नहीं देने जाती। कितने बड़े साहूकार हैं आप? ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता साहब, कितने बड़े साहूकार हैं, क्या प्रदेश के लिए कर दिया आपने? दोनों के दोनों तीन जो गठबंधन बने, आप कितने बड़े साहूकार हैं? आप क्या दिखाया आपने प्रदेश में करके? आज जो आप, चलिए आप बता दीजिए, आपने क्या किया? आज जो बता रहे हैं आप भूमाफिया, आप कहते हो भूमाफिया, आप कहते रहो भूमाफिया, 30,000 करोड़ चौकीदार काम कर रहे हैं। जवाब देगी और ये पब्लिक तैयार बैठी है। आने वाली की जमानत ठीक है, हम इसी मुद्दे पर आऊंगी, मैं इसी मुद्दे पे आऊंगी कि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि आप नवरात्रों का वेट कर रहे थे इसलिए आपने देवबंद को चुना, सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब के लिए, पर मायावती जी ने साफ साफ कहा है कि मुस्लिम वोट बंटना नहीं चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं देवबंद में हुई समाजवादी पार्टी और बीएसपी की रैली की, जहां पर अजीत चौधरी भी मौजूद थे। यादव, मुस्लिम और दलित वोट बैंक को क्या साधने की कोशिश की जा रही थी, और जिस तरह से पहले हमारी फखरुल हसन चांदी से बात हो रही थी जो कह रहे थे कि हम नवरात्रों का वेट करते, पहली बात तो प्रश्न यही उठ रहा था कि किस बात का इतना वेट करने की जरूरत क्या थी? अभी तक कोई रैली करी ही नहीं गई थी, मतलब चुनाव एकदम सर पे आ गए और अखिलेश और माया अब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, इस पर ही प्रश्न लिख गया। और जब आप निकले हैं तो आपने एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली कि हम तो नवरात्रों का वेट कर रहे थे, और मायावती जी कहती हैं कि मुस्लिम वोट बटे ना। धर्मवीर जी। वंदना जी, देखिए, एक वायरस नागपुर से फैलता है कि ये भाई को भाई से लड़ाने का और जाति धर्म की जो राजनीति लोग करते हैं, इन्होंने पिछली बार एक खाई खोदी थी मुजफ्फरनगर से, और आज की रैली ने ये साबित कर दिया कि वहां पर जाट समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, दलित समाज के लोग, सर्व समाज के लोग इस रैली में थे। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं आपके माध्यम से कि ये जो सरकारें चल रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र सरकार में, इन्होंने हरियाणा में हमारे जाट समाज के 30 भाइयों का कत्लेआम करवाया जाट आरक्षण के आंदोलन में। और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर गन्ना पैदा होता है, 20,000 करोड़ का गन्ना बकाया है
चीनी मिल मालिकों पर। सर पर पिछली सरकार और आलू का उनको मूल्य नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जाट आरक्षण छीनने का काम किया है। ये 25 जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट वंश के, यहाँ पर माइनॉरिटीज के लोग, यहाँ पर जाट समाज के लोग, यहाँ पर दलित समाज के लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं इनको सबक सिखाने के लिए। इन्होंने जो है चौधरी चरण सिंह के घाट को इन्होंने शंकराचार्य घाट में बदल दिया। इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की जो 12 तिलक रोड था, इन्होंने बीजेपी के लोगों ने जान करके चौधरी साहब के मकान से उस सामान को बाहर फेंकवाने का काम किया। ये जाटों के, दलितों के, माइनॉरिटीज के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस लड़ाई को उनके समाज का, सर्व समाज का, ओबीसी समाज का एक एक कार्यकर्ता लेगा और आज की रैली में साबित कर दिया है। फखरुल साहब, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी का एक बयान आया था कि हमारे गठबंधन से पहले कुछ और समीकरण है और बाद में कुछ और समीकरण है। मायावती जी ने साफ स्टेज से कहा है कि कांग्रेस को भी आप वोट मत देना क्योंकि उस पार्टी पर भी वो विश्वास नहीं करती हैं। क्या कहेंगे आप इस वक्तव्य पर? आवाज नहीं पहुंची। वंदना जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार फिर से सवाल फखरुल साहब, मायावती जी ने कहा है कि कांग्रेस को वोट मत देना, क्या कहेंगे आप? आवाज मिल पा रही है फखरुल साहब आपको? और किसी से लीजिए। ठीक है। हाँ, वंदना जी बताइए बताइए। कांग्रेस को वोट मत देना, मायावती ने कहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि आदरणीय मायावती जी हो या माननीय अखिलेश यादव जी हो, दोनों ने आज एक ही बात कही। प्रियंका गांधी जी पूरे उत्तर प्रदेश में टहल रही हैं, घूम रही हैं, वो अपने कार्यक्रम भी कर रही हैं। वो जहां जाती हैं वो ये कहती हैं कि हम 2019 नहीं 2022 की तैयारी कर रहे हैं, हम चुनाव 2022 के लिए लड़ रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन रोक सकता है। जो लोग 2019 का चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, जिनका लक्ष्य 2000। फखरुल साहब, गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिर इसमें पार्टियां शामिल कौन कौन सी हैं। अभी तो इसी मुद्दे पर ही विचार चल रहा है। आप लोग स्टेज पे साथ में खड़े हो गए, अब बाद में आप लोग साथ नहीं आते हैं, तो है क्या गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां? भी तो यही क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए वंदना जी, एक बात को समझ लीजिए, हिंदुस्तान की आजादी के बाद आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, लोहिया जी और चौधरी चरण सिंह का जो सपना था वो आज पूरा होने वाला है। देश में दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक और किसान जब ये साथ आए हैं तो पूरे ये जो उत्तर प्रदेश में आज आप जो तस्वीर देख रही हैं, ये तस्वीर आपको कुछ समय बाद पूरे देश में नजर आएगी। हम जो उत्तर प्रदेश से परिवर्तन की आंधी आज से जिसकी शुरुआत हुई है, आप देखिएगा ये यहीं नहीं रुकेगी। हमारा गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाला समय बताएगा कि जो डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया और चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है वो पूरे देश में उसका विस्तार होगा। हम एक बड़ी ताकत के रूप में पूरे देश को उभर के आएंगे। आप भी अच्छे लग रहे हैं आज, साहब का नाम लिया आपने, आज बड़े अच्छे लग रहे हैं आप भी गोडसे का नाम ले लीजिए। अरे भाई, आपको किसने रोका है? आप भी गोडसे का नाम ले लीजिए। अगर वो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं तो क्या आपत्ति आपको है? आप गोडसे का नाम ले लीजिए। क्यों नहीं गोडसे का नाम लेते आप? लीजिए गोडसे का नाम। सारे मुंह एक हो गए। ये वही पार्टी है जो प्रदेश को खा गई पूरे को। फखरुल साहब, कांग्रेस को साथ नहीं लेंगे आप लोग? आवाज बढ़ा दे। फखरुल साहब, कांग्रेस को साथ नहीं लेंगे आप? जी, कांग्रेस को साथ नहीं लेंगे आप? वंदना जी, मैं इसका जवाब दे देता मैं आ रही हूँ। आपके पास, रुकिए। बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार क्या कह रही है वंदना जी? फिर से एक बार सवाल पूछ लीजिए। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये क्लियर कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का ये महागठबंधन है। हमारा देश में कांग्रेस के साथ में किसी भी स्टेट में कोई गठबंधन नहीं है। अगर इस देश के लोगों को कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से सचेत करने की जरूरत है। ये उदाहरण है देवबंद में बोलने का। बहन जी ने बोला, पोस्ट हो या प्री हो, आपको साथ तो लेने वाले नहीं है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस तो जबरदस्ती कहां से आप लोग सरकार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं? यूपी की मैक्सिमम सीट्स तो आपको दे ही नहीं रहे हैं। अब आप कैसे करेंगे? हमने ये कहा है कि हम प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ेंगे चुनाव के बाद। इस वक्त हमारे मुद्दे विकास, रोजगार, गड्ढा
अब मुझे नहीं पता कि ये अधिकृत प्रत्याशी बसपा के हैं या नहीं है। नहीं, ये बात ये गलत इनके- बात है नहीं, आपकी। ये ऐसा हाई आप कमान नहीं कह कह रही है, सकते। नहीं कह रही है। आपको मुझे आपको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। राजा वर्मा जी, आप अपना सर्टिफिकेट इस देश की जनता को दिखाइए। मुझे आपको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। आप बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। इस देश को बहकाने का काम कांग्रेस के लोग ना करें। अरे खा गए प्रदेश को आप। अजय जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। हम लोग देश के इस वक्त रोजगार के लिए, विकास के लिए और देश में आने वाले कल में बदलाव हो, व्यापार के लिए, जो बनियों को चोर कहते हैं, जो व्यापारियों को काला धन वाले कहते हैं, और आज देश के प्रधानमंत्री ने जो पद की गरिमा गिरा दी है, वार्डों के चुनाव की तरह प्रधानमंत्री रैली करते घूम रहे हैं धन निकल रहा है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा दी है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं मंत्री प्रदेश का बना दिया था, उसका प्रदीप जवाब जी को दीजिए ना, finish कैसे कर आप रोजगार देंगे? ठीक है। कौन सा रोजगार की बात कर रहे हैं आप? डेकोरम अपना मेंटेन पहले किस दामन तरह साफ से करो होता पहले है। अपना। आज पहले भारत कहता की हूं। तुलना 5 बड़े देशों से होती अजय जी थी, सुनिए। अमेरिका से, अजय जी रशिया सुनिए, से, अमेरिका छोड़िए। ब्रिटेन से, अजय जी। आज ईरान से, नेपाल अजय जी, से, मेरी बात सुनिए। ईरान से, नेपाल से, इराक से, बांग्लादेश से, ऐसी छोटी कंट्री, ये आपकी हालात हो गई है। आपने पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझा। बीजेपी और कांग्रेस के लोग खोखले वादे करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये देश देख रहा है, ये देश की जनता देख रही है। कोई 2000 रुपए की बात करता है, 2000 रुपए में तो किसान की बीड़ी भी नहीं आती है। और जितने 72,000 रुपए की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, इतने में तो किसान का घेर से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। प्रदीप जी, एक बात तो है, जो एक अच्छी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। देखिए, ठीक है, हम कह रहे हैं कि बीजेपी अपना जुमला फेंक रही है, कांग्रेस ने भी 72,000 का जुमला फेंका, पर मायावती ने जो बात कही, उन्होंने कोई पैसे देने की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा है कि हम किसानों को रोजगार देंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि आप पैसे नहीं बांट रहे हैं, आप काम कीजिए और आके रोजगार लीजिए। प्रेम जी, कहीं ज्यादा बढ़िया अगर जुमला ही है तो कहीं ज्यादा बढ़िया जुमला है। देखिए, इस हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर जो जुमले बन रहे हैं, है ना, अगर राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं कि वो न्याय लेकर आएंगे, तो उनको एक लगता है कि चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनती है, उनको एक अपना एक कॉन्फिडेंस दिखता है। ये कॉन्फिडेंस मायावती जी के स्टेटमेंट में नहीं दिखता है, जो वो खुल करके बोले कि हम सरकार बनाने वाले हैं और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। निश्चित रूप से महागठबंधन उनका उत्तर प्रदेश तक सीमित है। वो राष्ट्रीय स्तर पर किसी को सरकार बनने से रोक दे सकते हैं, किसी को बनाने में मदद कर सकते हैं, यानी उनको कांग्रेस से हट करके वो राजनीति करेंगे, ये भी एक रास्ता है, और बीजेपी से जुड़ करके करेंगे, ये भी रास्ता है। मैंने आपको कहा कि 1996 में कांग्रेस के साथ मिलकर के बीएसपी ने चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, और उसके तुरंत बाद जब सरकार बनाने की नौबत आई तो बीजेपी के साथ मिल करके उन्होंने बनाया था। बहुत हद तक कांग्रेस साथ हो जाए कि धोखा हो जाए लास्ट मोमेंट पे, तो इसके लिए भी पूरी तैयार रहना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार देना या बड़े बड़े वायदे करना, वंदना जी जो मेरे साथी पत्रकार यहाँ प्रवचन दे रहे हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं आपको और इन साथी पत्रकार महोदय को बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का महागठबंधन उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में है। हमारा गठबंधन आंध्रा और तेलंगाना में जनसेना के साथ है, और हमारे पार्टी के साथ हरियाणा के अंदर भी गठबंधन है। और इस उत्तर प्रदेश से देश की गद्दीता होगी। और मैं आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी को पढ़ने के लिए आपको उनके कार्यालय में जाना पड़ेगा। जब मात्र 4 महीने की सरकार थी। चलिए सवाल पूछिए जी। अरे आप कुछ बोल रहे हैं प्रदीप जी, जी बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी वाले आज यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं लोकसभा सन 2014 में आप कहाँ चले गए? बताइए, जनता ने कहाँ उठा के फेंक दिया आपको? बताइए, विधानसभा में आप कहाँ चले गए? क्या करनी आपकी थी? बता, करनी आपकी क्या थी? आप कहाँ थे? आप इतनी बड़ी बड़ी आहें भर रहे हैं, क्या जनता को पागल समझते हैं? जनता को दिखता नहीं है भारतीय जनता। मैं 2 मिनट, बस 1 मिनट 30 सेकंड लूंगा, मैं ज्यादा बीच में नहीं बोलना पसंद करूंगा ना, मैं जो अपनी बात रखना चाहता हूँ। ठीक है, बताइए। आपने देवबंद में रैली करी, बड़ी अच्छी बात है, आपने करनी चाहिए थी, मगर आपने देवबंद ही चुना। क्यों चुना वो भी पूरी जनता प्रदेश को पता है। आपने क्या मांगा? मुस्लिम समर्थन मांगा। अजीत सिंह को सुना? अजीत सिंह जी एक जिम्मेदार और समझदार आदमी हो गए, जिनके पिताजी की पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश जिसे कहते हैं, वो सदैव याद रखता मन में। तो क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री के माता पिता ने क्या झूठ बोलना सिखाया? ये इनकी तमीज है बोलने की। देखिए, ये वो
दागी बच्चे हैं अपने माँ बाप के, जिन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। अजीत सिंह तो वो बेपिंदी के लोटे हैं, हर सरकार में लुढ़क के पहुंच गए। और चौधरी चरण सिंह जी का जो नाम उन्होंने बट्टी मिलाया है, ये देश की जनता देश के लिए। चौधरी अजीत सिंह इस लोकसभा चुनाव के अंदर दूर तक नजर नहीं आएंगे। कहाँ गए? जवाब जो मेरे छोटे भाई जुमलेबाज कह रहे हैं, मैं अभी पिछले 3 दिन में, मैं पिछले 3 दिन में स्टेटमेंट पढ़ रहा था। अब आप चुपचाप रहिए, हमारी बात सुनिए। पहले फखरुल साहब आपके साथ हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। बहुत अरे आप में हिम्मत है कि आप नोटबंदी पे चुनाव लड़ सकते हैं? लड़ रहे हैं, नोटबंदी विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप जी, आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है कि आप अच्छे दिन का नारा लेके वोट मांग सकते हैं? आप में हिम्मत है कि आप 10 करोड़ रोजगार के नाम पे आप चुनाव में जा सकते हैं? आप कह सकते हैं कि हम किसानों को जो आय है उसको दोगुनी करेंगे? आप में हिम्मत है ये बात बोलने की? आप में हिम्मत है कि आप बोल दे कि काला धन फिर से लेके 5 साल का बता सकते हैं आपने? 5 साल में किस किसानों को आपने फायदा पहुंचाया? क्या गन्ना का क्या करा आपने? आज प्रदेश का देखिए किसान कितना खुशहाल है, अपनी मर्जी की फसल बो रहा है। कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश सुना है, 1 लाख लूंगा, कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश सुना है आपने? पपीता बोया जाता है, आज पश्चिम में पपीते की फसल लगी हुई है। ध्यान बता दूं, 5600 करोड़ रुपए किसानों को दे चुके हैं। मत बोलिए आप, बोलते हुए चलने लगते हैं। आपके गवर्नमेंट के द्वारा किया गया होता तो आपकी सरकार क्यों जाती? अगर आपकी गवर्नमेंट ने सारे काम कर दिए होते, किसानों को उनका हक दे दिया होता है, तमाम जो वादे आपने किए हैं, रोजगार मिल गया होता, तो जाहिर सी बात है आपकी गवर्नमेंट नहीं जाती ना। नहीं वंदना जी, नहीं वंदना जी, 2017 में जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जो भाषण थे, इन्हीं ने प्रदेश की जनता को हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम किया था। इन्हीं ने देश को बांटने का काम किया था। इसलिए बताइए ना। और ये आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल, यहाँ पे इनके भाषण को इनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। फखरुल साहब, चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए वंदना जी, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनका ज्ञान थोड़ा कम है। बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में रैलियां कर रही हैं, अभी आंध्रा में, तेलंगाना में, उत्तराखंड में और अब उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में बहन जी अपनी रैलियां कर रही हैं और उन्हीं रैलियों से इनको परेशानी हो रही है। और आज उत्तर प्रदेश के देवबंद से जो मैसेज देने का काम किया है माइनॉरिटीज के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, इनकी रातों की नींद हराम हो गई है। टीवी चैनल पर ये लोग बैठे हुए उस रैली को देख रहे हैं और इनके पसीने आ रहे हैं। और ये जो बीजेपी के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने कितना धोखा देने का काम किया है। इन्होंने राम मंदिर बनाने का वादा किया, इन्होंने गंगा जी साफ करने का वादा किया, ये देश को बेच करके खा गए। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जो है बैंक के बैंक खाली कर दिए। ये बीजेपी के लोग आपने जवाब, मैं प्रेम जी आपके पास, प्रदीप जी जवाब दीजिए। किसान जो है खेत में मर रहा है, जवान सीमा पर मर रहा है, किसान की परवाह करिए बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती वोटी की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीनी मिले बेची या नहीं बेची? आप बताओ, चीनी मिले बेची या नहीं बेची? अरे कौन पे जनता जी का नाम ले दूं? आपने बेची या नहीं बेची? सत्यानाश कर दिया। ये देश जो है प्रदीप जी, एक मिनट शांत। प्रेम जी, मैं ये बात सहारनपुर से इमरान मसूद को कांग्रेस ने उतारा है और आज मायावती जी ने खुद सभा में कहा है, मंच से कहा है कि जानबूझकर कांग्रेस ने इमरान मसूद को उतारा है ताकि वोट शेयर बढ़ सके। क्या मायने निकालते हैं? देखिए ये बात तथ्यात्मक रूप में ही गलत है, क्योंकि इमरान मसूद पहले भी प्रत्याशी थे वहां से और सेकंड पोजीशन पर रहे थे। कांग्रेस का उस सीट पर तो हक बनता था कि सेकंड सीट पे। ये तो महागठबंधन ने एक ऐसी सियासत की है, बीजेपी को मजबूत करने की सियासत की है, कांग्रेस को छोड़ दिया है। अरे कांग्रेस को लेकर के अगर महागठबंधन बना होता तो बोलते रहेंगे।
कांग्रेस ने बाद में प्रत्याशी घोषित किया है और ये बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। इनके बाद डमरू बजाने के आप लिए लोग अपनी केवल बातें बोल के दिखा रहे हैं। हाँ भाई, हमारी प्रेजेंटेशन है। सुनिए सुनिए प्रेम जी, आप लोग बीच में किसी देख चौधरी साहब, मैंने आपके पास आई थी, आप प्रश्न बीच में पूछ लीजिए, लेकिन आप ऐसा न करें कि बोलने ही मत दीजिए। हाथ काटिए, हम आपके पास आऊंगी। जी प्रेम जी, मैं ये कह रहा था कि एक महागठबंधन जो कांग्रेस को लेके बन सकता था, पूरे बीजेपी का सफाया हो सकता था, उसको पता नहीं किस कारण से नहीं होने दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात है कि अभी आप हमारे साथी हरपाल जी बोल रहे थे कि मायावती जी पूरे देश में घूम घूम करके माहौल बना रही है, लेकिन जब प्रियंका उत्तर प्रदेश में माहौल बना रही होती है तब वो आपको नजर नहीं आता। क्या ये माहौल को आप इनकैश नहीं कर सकते थे वोटों में? क्या वो बीजेपी विरोधी ताकतों को मजबूत नहीं कर सकते थे? ये काम जो है आपने, ये जो महागठबंधन बना है, आज जो नतीजे जब आएंगे, जब बिखरा हुआ आएगा, हम अतीत के साथ बता सकते हैं। जब 3 कोना बना है, 3 कोने में कोई भी 30% के आसपास में रह करके जब वो सीटों में तब्दील होता है तो फायदा बीजेपी को होता है। तो क्या जब इलेक्शन के बाद आप इसको डिस्कस करेंगे? इलेक्शन से पहले तो स्वार्थ की राजनीति आ गई। ठीक है, कांग्रेस अजय जी, इलेक्शन से पहले स्वार्थ की राजनीति गई, और जैसे प्रेम जी बता रहे हैं कि अगर आप लोग साथ में एसपी और बीएसपी और कांग्रेस साथ में पहले डिस्कस करती, इमरान मसूद को ना लाती, तो शायद बीजेपी के खिलाफ एक पुख्ता पार्टी तैयार हो सकती थी। ये क्या किया आप लोगों ने? मैडम, अजय जी से जवाब लेंगे, आप लोग बीच में बाद में बोलिए। अब देखिए, हम लोग पूरे हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं, हम केवल एक स्टेट की राजनीति नहीं करते। 30-31 स्टेट हैं पूरे, हम 20-21 स्टेट में अकेले लड़ रहे हैं। हमारी 6 स्टेटों में सरकार है और 2 में हमारी गठबंधन की सरकार है। ठीक है, हम लोग ये चाहते हैं कि इस देश में विकास के नाम पर जो हालात बिगाड़े गए, अपनी हमारी कोई कुछ तरह से कहता रहे चुनाव है, रणनीति है चुनावों की, लोग किस तरह से किस किस बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में बड़ी पार्टी है, उसी के हिसाब से हमने बात की कि भाई चीजें अगर बनाई जाए, सैद्धांतिक समझौते और सम्मानजनक समझौते अगर नहीं हो पाए। जी, आपको नहीं लग रहा गलती हो गई? नहीं, एक पार्टी बोफोर्स घोटाला करती है, अरे भाई आप बाद में बोल रहे हैं, पहले मैं राफेल का घोटाला करती है। आप इनसे ये सब घोटालेबाज हैं। ठीक है, और आप रुक जाओ, छोड़ो ना। ठीक है, बोफोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। बताइएगा। हाँ, जेपीसी हम आएंगे, जेपीसी कराएंगे और 30,000 करोड़ की राफेल की दलाली की जांच हम कराएंगे और अंबानी से पैसा लेके हम गरीबों की जनता को देंगे। आपकी प्रतिक्रिया? ये हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं रणनीति के तहत बहन जी कर रही है, करने दीजिए। ठीक है, हम अपनी रचनात्मक पॉजिटिविटी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हमारी कोई जल्दी नहीं है कि हमें प्रधानमंत्री, देश की जनता हमें बनाएगी, हम बनेंगे और जुमलेबाजों को अगर लाएंगे तो फिर पता चल जाएगा। प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया? जी, मैं पहले तो ये बता दूं, जिस क्षेत्र में बता रहे हैं देवबंद में हुई थी, वहां जाके 20, 30, 50, 60, 70 गांव देख लीजिए। अगर आप दलित समुदाय की बात कर रहे हैं, जो आप रहनुमा बन रहे हैं, देखिए वहाँ इज्जत घर कितने बनवा के दिए। सुनिए, बोलिए, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अरे सुनिए भाई, सुनने की क्षमता रखिए। मत बोलो, सुनो, अरे सुनो ना, अरे सुनो, हम तुम्हारी बताते हैं बात क्या है, तुमने क्या करा, दलितों से हम बता रहे तुम्हारे को क्या किया तुमने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देख के नहीं किसी को दिया, अगर किसी को फंड दिया, मकान, किसी गरीब को मकान बनाने के लिए पैसा दिया, इज्जत घर बनाए हैं तो हर समाज को दिया है, आप नहीं किया है। जाके देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आज खेती हो रही है। यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, वक्त खत्म हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल में आए और अपना कीमती वक्त दिया। फिलहाल आज के स्पेशल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।